बीए हिंदी साहित्य, चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी कहानी साहित्य। तो सबसे पहले हम आप बात करता हूँ आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है और उनके जो लेखक हैं, और यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सी कहानी किसकी है, और उसके बाद में हम सभी कहानियों का सारांश आप बताता हूँ। तो चलिएगा, सबसे पहले आपको दिखाए आपके पाठ्यक्रम की जो कहानियाँ हैं। सबसे पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और ये कहानी है प्रेमचंद जी की। किसकी बताया? प्रेमचंद जी की है। अगली कहानी है आकाश दीप। इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगली कहानी देखो, कलाकार की आत्महत्या। ये कहानी है यशपाल जी द्वारा लिखी हुई। अगली कहानी चीफ की दावत। ये कहानी है भीष्म साहनी की। अगली कहानी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। ये कहानी है फरीश्वर नाथ रेणु की। अगली कहानी राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया कहानी है कमलेश्वर जी की। अगली कहानी वापसी, उषा प्रियमवदा जी की है। त्रिशंकु मन्नू भंडारी जी की है। ये जो आपके पाठ्यक्रम की कहानी है, यदि उनको आप विधिवत सुन लेते हो तो आपको परीक्षा में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे किस कहानी को किसने लिखा, उसमें क्या है, यानी पूरी सारी बात आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एक ही कहानी सभी का सारांश आपको सुना देता हूँ। इसी वीडियो में आपको सभी कहानियों के सारांश मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसका सारांश सुनिए। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी कथावश तथा प्रासंगिकता की दृष्टि से प्रेमचंद की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को प्रेमचंद की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा, इन्हीं में से आपको प्रश्न आएंगे। अच्छा, आगे सुनिए। इस कहानी का प्रथम प्रकाशन उर्दू पत्रिका जमाना, क्या बताया? उर्दू पत्रिका जमाना में संसार का सबसे अनमोल रतन नाम से 1907 ईस्वी में हुआ था। तत्पश्चात इस कहानी का संकलन नवाब राय, प्रेमचंद का जो उर्दू नाम है, कि कथा संग्रह सोजे वतन में किया गया। यह अवधि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस कला अवधि को क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस समय भारतवासियों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विक्षोभ का भाव चरम पर था। इस विक्षोभ को उचित दिशा प्रदान करते हुए जन क्रांति के संपादन तथा उसके माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति बौद्धिक वर्ग का अभीष्ट थी। समाज के बौद्धिक वर्ग से संबंध रखने के कारण प्रेमचंद भी अपने इस दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। इसी क्रम में उन्होंने देश प्रेम और देश प्रेम के लिए अपना सब कुछ
बलिदान कर देने की भाव को सर्वाधिक आवश्यक और सर्वोत्तम भाव के रूप में अपने कथा साहित्य के अंतर्गत स्थापित करने का सफल प्रयास किया। ये कहानी प्रेमचंद द्वारा इन भावों की स्थापना के प्रथम उपक्रम के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस कहानी की विषय वस्तु का संबंध देश प्रेम तथा देशहित किए जाने वाले सर्वोच्च बलिदान से है। मुंशी प्रेमचंद ने सच्चे प्रेमी के प्रेम का परीक्षण किया है तथा देशभक्ति को प्रेम आदि अन्य मानवीय संवेदनाओं से उच्चतर सिद्ध किया है। इस कहानी से देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह लोगों में जागृत हो, यह इसका उद्देश्य था। देश के लिए अपना खून बहाने वाले सैनिकों के खून के आगे सभी चीज़ों को गौर बताया गया है। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी दिया। घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते। प्रेमचंद ने कहानी के कथानक को वर्णनात्मक शैली और उर्दू बाहुल्य शब्दों का प्रयोग करते हुए रचा है। कहानी के अंतर्गत दिलफरीब को सौंदर्य की देवी तथा दिलफिगार को उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दिलफिगार दिलफरीब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। एक दिन दिलफरीब ने दिलफिगार से कहा, ये तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु रत्न लेकर मेरे पास आओ। सफल होने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को अपनाऊंगी। दिलफिगार अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु की खोज में निकल पड़ता है। खोज के क्रम में मार्ग की अनेक दुष्कर बाधाओं को पार करते हुए दिलफिगार एक मैदान पर पहुंचता है जहां उसे काला चोर दिखाई पड़ता है जिसे फांसी पर लटकाए जाने के लिए लाया गया है। फांसी पर लटकाए जाने से पूर्व उस दुर्दांत काले चोर ने काजी से निवेदन किया कि कुछ क्षण के लिए उसे फांसी से उतार दिया जाए जिससे वह अपने बेटे की अंतिम बार गले लगा सके। फांसी से उतरने की पश्चात पास में क्रीडारत उस भोले मासूम बच्चे को गले लगाते हुए उस दुर्दांत अपराधी की आंखों से आंसू का एक कतरा गिरता है। दिलफिगार उस कतरे को अपने हाथों में लेते हुए सोचता है कि इसकी आंखों में हजारों हत्याओं के बाद भी आंसू का कतरा कभी नहीं आया। अतः इसकी आंख से प्रथम और अंतिम बार गिरा यह आंसू ही दुनिया का अनमोल रत्न है। आंसू के उस कतरे को लेकर वह वर्षी परिपूर्ण दिलफरीब के समक्ष उपस्थित होता है। दिलफरीब दिलफिगार द्वारा लाए गए इस अनमोल उपहार की प्रशंसा करते हुए इसे स्वीकार करती है, किंतु अगले ही क्षण वह उसे सूचित करती है कि
यह दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु यानी रतन नहीं है, अतः उसे प्रयास के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाता है। दिलफिगार वापस अपनी प्रेमिक की इच्छा पूर्ति हेतु दुनिया के सबसे अनमोल रतन की तलाश में निकल पड़ता है। इस बार उसे नदी के किनारे चंदन की चिता पर सुहाग की जोड़े में सजी एक युवती दिखाई देती है, जिसके प्रेमी की मृत्यु हो चुकी है। युवती अपने प्रेमी के मृत शरीर के साथ भस्मीभूत हो जाती है। दिलफिगार इन शाश्वत प्रेमियों की चिता की राख को अपनी मुट्ठी में लेता है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन मानते हुए पुनः अपनी प्रेमिका दिलफरेब के सामने उपस्थित होता है। दिलफरेब ने अपने प्रेमी से संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात उस उपहार को अपने हाथों में लिया। उसने उस भस्म को अपने माथे से लगाया तथा दिलफिगार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः सूचित करती है कि यह भी वास्तविक और सर्वाधिक अनमोल रतन नहीं है। पूर्व की भांति दिलफिगार को पुनः निराश होकर धरती के सर्वोत्तम अनमोल रतन की खोज में निकल पड़ता है। इस बार वह अत्यधिक निराश हो जाता है। उसे अब इस धरती के सर्वाधिक अनमोल रतन की प्राप्ति का कोई उपाय प्रतीत नहीं होने पर वह आत्महत्या के लिए उत्सुक होता है। अचानक एक वृद्ध द्वारा उसे आत्महत्या करने से रोक लिया जाता है तथा उसे धरती के सबसे अनमोल रतन की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वृद्ध ने दिलफिगार से कहा कि धरती के सबसे अनमोल रतन की प्राप्ति पूर्व के देश हिंदुस्तान में होगी। वृद्ध की बातों का अनुसरण करते हुए दिलफिगार भारत के मैदानी भाग में पहुंचता है, जहां समग्र मैदानी युद्ध सैनिकों की लाशों से पटा पड़ा था। लाशों के मध्य से एक मृतप्राय राजपूत योद्धा दिखाई पड़ता है, जिसके सीने से रक्त के फव्वारे उठ रहे थे। दिलफिगार ने चिथड़े का उपयोग करते हुए उस वीर योद्धा के सीने से रक्तस्राव को रोकने का प्रयास किया। वीर योद्धा दिलफिगार का आतिथ्य न कर पाने के लिए खेद प्रकट करते हुए उसको बताया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे अपने प्राणों का उत्सर्ग मुस्कुराते हुए करते हैं। अंततः वीर पुरुष दिलफिगार द्वारा सीने पर रखी हुई चिथड़ी को निकाल देता है तथा दिलफिगार से कहता है कि गुलामी के लिए जीवित रहने से अच्छा है मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। भारत माता की जय घोष के साथ वह वीर योद्धा अंतिम सांस लेता है। उसके सीने से निकलने वाली रक्त की अंतिम बूंद को दिलफिगार अपनी हथेलियों से समेट लेता है तथा उसे दुनिया का सर्वाधिक अनमोल रत्न मानते हुए मन ही मन खुश होकर अपनी प्रेमिका के
समक्ष उपस्थित होता है। अपने प्रेमी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद दिलफरेब बहुत खुश होकर दिलफिगार को गले से लगाते हुए अपने आप को उसे समर्पित करती है। अंततः वह एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगवाती है तथा उसमें से एक तख्ती निकालती है जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत से गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। प्रेमचंद ने इस कहानी के अंतर्गत दिलफरेब और दिलफिगार को क्रमशः कथानायिका और कथानायक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद कथा के अंतर्गत दिलफिगार के रूप में ऐसे ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो सच्चा प्रेमी है तथा दिलफरेब के रूप में सूक्ष्मान्वेषी तथा पारखी प्रेमिका के चरित्र को गढ़ते हैं। कथाकार पात्र योजना के रूप में इस कहानी की अंतर्गत दो प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त कालाचोर, सतीयुति, वृद्ध तथा वीर राजपूत योद्धा सरीखे कुछ अन्य गौर पात्रों को निर्मित करता है। प्रेमचंद ने गौर पात्रों के अंतर्गत सतीयुति और वीर राजपूत योद्धा के रूप में पतिव्रता पत्नी और सच्चे देशभक्त के चरित्र को जीवित किया है। इस कहानी के अंतर्गत हमें मध्यकालीन भारत दृष्टिगोचर होता है। मुगलों की आक्रमण के परिणाम स्वरूप दासता के बंधन में जकड़ी भारत माता को आजाद कराने के लिए वीर राजपूत सैनिकों द्वारा अपने प्राणों की आहुति से संबंधित परिस्थिति तथा देश प्रेम और स्वतंत्रता संग्राम का वातावरण कहानी के अंतर्गत स्पष्टतः दृष्टव्य है। कहानी के अंतर्गत भारतीय समाज के अतिरिक्त अरब समाज तथा उनकी मध्यकालीन मुस्लिम संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। इस कहानी का उद्देश्य भारत की अतीत का गौरवगान तथा उस गौरवगान को माध्यम बनाकर तत्कालीन भारतीय समाज को अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा के स्तर पर उर्दू शब्दों का बाहुल्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कहानी के अंतर्गत हमें लोकोक्तियों, मुहावरों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में प्रचलित शब्दावलियां प्राप्त होती है। कहानी के अंतर्गत कुछ स्थानों पर प्रेमचंद की मनोविश्लेषणात्मक क्षमता का भी परिचय प्राप्त होता है। इसके बाद अब अगली कहानी सुनिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई आकाशदीप। तो सुनिए आकाशदीप का सारांश। जयशंकर प्रसाद कृत कहानी आकाशदीप एक भाव प्रधान कहानी है और इस कहानी में मानवीय भावनाओं का अद्भुत संयोजन हुआ है। अद्भुत संयोजन, हाँ, कहानी का से सांकेतिक है और इस नामकरण से नायिका की कार्यवृत्ति एवं उसकी जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। इस कहानी में मध्यकालीन भारतीय संस्कृति और उसके गौरव की स्पष्ट झलक मिलती है। कथानक ऐतिहासिक है, वस्तु कल्पना का समावेश सुंदर ढंग से किया गया है। ये मिश्रित प्रयोग कहानी को मौलिकता प्रदान करता है।
आकाशदीप में मध्यकालीन भारत की उन्नत सामुद्रिक शक्ति और उसके बल पर भारतीयों द्वारा बसाए हुए उपनिवेशों का सटीक चित्रण है। कहानी का आरंभ संलाप शैली से किया गया है। चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी जीवन से स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करना कहानीकार के आशावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। कथानक का विकास कलात्मक रीति से हुआ है जो जिज्ञासा की सृष्टि करता है। चंपा अपने पिता की याद में आकाश दीप जलाती है तथा स्वयं को भी उस आकाश दीप की भांति जलते हुए महसूस करती है। उससे निकला हुआ आलोक जहाँ उसके पिता की समाधि का जल में अन्वेषण करता है, वहीं भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखाने का पूर्ण कार्य भी करता है। कहानी में 5 वर्ष का काल व्यवधान भी उपस्थित है, परंतु कहानी के विकास के क्रम में जयशंकर प्रसाद ने सुदीर्घ काल के व्यवधान को दूर कर बड़े कौशल से घटनाओं को एक सूत्र में पिरोया है। अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध का संलाप लिए हुए चंपा का हृदय जब बुद्धगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसकी ओर आकर्षित होता है, तब उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे चंपा और बुद्धगुप्त के समय पर मिलन के साथ कथानक आगे बढ़ता है और अंततः चंपा एक समाज सेविका बन जाती है। कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। नायिका चंपा है, पोत नायक मणिभद्र तथा नायक बुद्धगुप्त। चंपा अप्रतिम साहसी युवती है। उसके हृदय में प्रेम, त्याग, सेवा भावना के साथ साथ पितृभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई है। भौतिक कारागार उसकी मानसिक बंधन का कारण नहीं बनता। उसमें मुक्ति की चाह प्रतिकूल परिस्थिति में भी बनी रहती है। बंदी द्वारा सहायता मांगने पर वह शस्त्र दान कर देती है। अज्ञात द्वीप पर वह साहस से कदम रखती है। बंदिनी होती भी उसका आत्मगौरव जागृत था। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव पर उसे धिक्कारती है। बुद्धगुप्त की शूरता, वीरता तथा युद्ध कला की वह कायल है, परंतु उसे वो पिता की मृत्यु का मुख्य कारक भी मानती है। प्रतिशोध के लिए वह गुप्त रूप से अपने पास कटार भी रखती है। उसके हृदय और मन में अंतर्द्वंद है, परंतु अंततः उसका हृदय विजय प्राप्त करता है। फलतः वह अपना कृपाल समुद्र में फेंक देती है तथा प्रतिशोध की भावना को समाप्त कर युद्ध विरक्त हो शुद्ध और सरल हृदय से बुद्धगुप्त की सहयोगिनी बनने का प्रयत्न करती है। बुद्धगुप्त कठोर हृदय हत्या व्यवसायी जलदस्यु था, परंतु चंपा अहिंसावादी थी। उसने अपने प्रतिशोध की भावना को समाप्त कर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से बुद्धगुप्त का हृदय परिवर्तन करने का सफल प्रयास किया, जिससे प्रभावित होकर बुद्धगुप्त ने उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख दिया और उसके पिता की स्मृति में एक प्रकाश गृह का निर्माण कराकर चंपा के नाम को इतिहास में अमर कर दिया। चंपा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने नारी की आदर्श, प्रतिभाशाली, आत्मगौरवशाली, स्नेहमयी तथा हिंसात्मक
परे रूप का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, जो अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। इस कहानी की कथोपकथन शैली में गंभीरता के साथ स्वाभाविकता है, कहानी में नाटकीयता है। जयशंकर प्रसाद ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करने के साथ साथ कई अन्य शैलियों का उचित सम्मिश्रण किया है। वर्णनात्मक शैली में भारत के अतीत का गौरव चित्रण किया गया। नाटकीय संवाद शैली की वजह से कहानी में रोचकता की सृष्टि हुई है। पात्रों के चरित्र में मनोवैज्ञानिक शैली का सफल, सुंदर और कलात्मक प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक गंभीर शैली में मानसिक भाव का अंतर्द्वंद स्पष्ट हो उठा है। यह कहानी मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति की आदर्श रूप का अनुपम उदाहरण है। चंपाद्वीप ने भारत की उच्च सभ्यता और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के द्वारा भारत से बाहर विदेशों में भी भारतीय वातावरण उत्पन्न करने का सफल प्रयत्न हुआ है। ऐतिहासिकता के साथ साथ यथार्थ और आदर्श का श्रेष्ठ संयोजन प्रस्तुत करती हुई यह कहानी आदर्श मानवता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। अब अगली कहानी सुनिए, जो यशपाल जी द्वारा लिखी हुई कलाकार की आत्महत्या। तो अब सुनिएगा कलाकार की आत्महत्या का सारांश। कलाकार की आत्महत्या कहानी का नायक भवेश प्रतिष्ठित साहित्यकार है, जो कि अपनी असीम प्रतिभा से कम समय में साहित्यिक जगत एवं समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। समाज में उसे अप्रतिम सम्मान प्राप्त होता है। जैसे भवेश के आचरण में अहंकार आ जाता है। अहंकार के वशीभूत होकर वो अपनी नौकरी में समय का पाबंद नहीं रहता, किंतु वेतन के प्रति आकर्षित रहता है। समाज में अपने प्रशंसकों की भीड़ देखकर वह कलाकार या साहित्यकार के सहज आचरण एवं व्यवहार को भुला देता है। समारोह एवं प्रतिष्ठा के दबाव में वह न केवल नौकरी की उपेक्षा करता है, अपितु मंचों एवं पत्रिकाओं में रचना प्रस्तुति हेतु मिलने वाले अग्रिम पारिश्रमिक के पश्चात भी उनके प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहता। साथ ही नशे जैसे सिगरेट है, मदिरा, ऐसे अन्य और चापलूसों से घिरकर अपनों की अपेक्षा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका साहित्यिक जगत एवं समाज में प्रभाव कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी उपेक्षा होने लगती है, किंतु वो उपेक्षा के लिए अपने आचरण एवं व्यवहार को दोषी न मानकर साहित्यकारों के प्रति सामाजिक सोच को विकृत मानकर कुंठित होकर आत्महत्या के लिए तत्पर होता है। किंतु बाह्य आचरण से आत्महत्या के प्रति प्रतिबद्ध होने वाला उसका मन आत्महत्या से भी डरता है। समाज में उपेक्षित होने के पश्चात भी भवेश की कलाकार रूप का सम्मान करने वाला उसका मित्र करतार उसे प्रश्रय देता है, किंतु अहंकार में डूबा भवेश करतार के प्रति कृतज्ञता भाव रखता हुआ भी अपना दोहरा चरित्र नहीं छोड़ता। मध्यवर्गीय जीवन जीने वाला करतार कलाकार भवेश के अंदर पुनः जिजीविषा उत्पन्न करने के लिए अपने सीमित साधनों में उसे सहारा देना चाहता है, किंतु अंततः वो भी भवेश के आचरण से उसे घर से निकालना चाहता है और उसको आत्महत्या से
रोकना नहीं चाहता। इस कहानी में यशपाल ने जहाँ एक ओर भविष्य के माध्यम से कलाकार के जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर उसकी अनुकूल आचरण न करने वाले कलाकार की पतन को दिग्दर्शित किया है, वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठित साहित्यकारों द्वारा अपनी प्रतिभा, कलात्मक सामर्थ्य और लोक में प्राप्त आदर का बोझ न संभाल पाने के कारण उनमें व्याप्त होती कुंठा को उजागर किया है। वहीं तीसरी ओर लेखक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कविता केवल भावुकता एवं सौंदर्य से फलीभूत नहीं हो सकती। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है कि कलाकार सामाजिक यथार्थ की उपेक्षा न करे। लेखक ने भवेश एवं करतार के माध्यम से कलाकार एवं कला ग्रहता के आचरण को भी उभारा है, जिसमें कलाकार के अहंकार के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। भविष्य की कला का सम्मान करने वाला करतार भी अन्य प्रशंसकों की भांति भविष्य की अहंकार, अकर्मण्यता, हीन भावना और समाज एवं व्यक्ति के प्रति उसके नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण मुंह मोड़ लेता है। कुल मिलाकर इस कहानी में यशपाल ने स्पष्ट किया कि यदि कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठित होना चाहता है तो उसे समाज की अनुकूल आचरण करना पड़ेगा। समाज के यथार्थ की उपेक्षा करने पर अपनी प्रतिष्ठा के धूमिल होने के लिए कलाकार स्वयं जिम्मेदार होगा। वास्तव में भविष्य के मन में आया आत्महत्या का विचार उसके हृदय में व्याप्त कला ही हत्या का स्वरूप है। अगली कहानी सुनिए भीष्म साहनी जी के द्वारा जो लिखी हुई है, चीफ की दावत। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में नई कहानी के अंतर्गत आती है, जो अपने युग सत्य से सीधे जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हो रही परिवर्तन का सीधा असर सहज रूप से साहित्य पर पड़ा। बदलते हुए परिवेश की विश्वसनीयता, अनुभूति की प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी का प्रश्न साहित्यकारों द्वारा उठाया गया है, जिसका मूल उद्देश्य था पाठक को साहित्य के माध्यम से उसके समकालीन यथार्थ से स्पष्ट रूप से परिचित कराना। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत पूरी तरह से नई कहानी की इस कसौटी पर खरी उतरती है। इस कहानी में युगीन यथार्थ की मार्मिक एवं वास्तविक अभिव्यक्ति हुई है। चीफ की दावत शीर्षक कहानी में जीवंतता है। शुरू से अंत तक कहानी में परिवेश की विश्वसनीयता बनी रहती है। कहानी का शीर्ष कौतूहल उत्पन्न करने के साथ साथ व्यंग्य का आभास भी देता है। ये व्यंग्य आज की भौतिकवादी अवसरवादी युग के युगीन यथार्थ को व्यक्त करता है। शीर्षक व्यंजक, नाटकीय, सांकेतिक तथा यथार्थ बोध कराने वाला है। कहानी के पात्र सामनाथ के घर चीफ की दावत है, जो विदेशी है। दावत का उद्देश्य अतिथि सत्कार नहीं अपितु तरक्की पाना है। दावत के इंतजाम की प्रक्रिया में बूढ़ी माँ की उपस्थिति एक समस्या बनकर उठ खड़ी होती है, क्योंकि सामनाथ एवं उनकी पत्नी के अनुसार माँ इस आधुनिक परिवेश में एकदम बेमेल है। वे माँ को चीफ के सामने नहीं लाना चाहते, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब आशा के प्रतिकूल चीफ माँ से मिलकर प्रसन्न होती है।
उन्हें आदर देते हैं, उनके गीत की तारीफ करते हैं तथा उनकी दस्तकारी से प्रभावित होकर फुलकारी की फरमाइश कर बैठते हैं। चीफ की भावनाओं में अपमान नहीं, अपनापन है। सामनाथ की तरह बनावटीपन नहीं। चीफ के व्यवहार से सामनाथ को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता होती है। साथ ही बूढ़ी माँ की उपयोगिता का एहसास भी होता है। यहाँ भी सामनाथ पर अवसरवादिता हावी है। माँ सामनाथ के व्यवहार से व्यथित होती है, हरिद्वार जाने का निश्चय करती है, परंतु फिर पुत्र की तरक्की की बात सुनकर ममतावश रुक जाती है तथा असमर्थ होते भी फुलकारी बनाना स्वीकार कर लेती है। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के सभी बात स्वाभाविक एवं जीते जागते प्रतीत होते हैं। वे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास आधुनिक हो या पीड़ित, सफल हो या निराश, सभी का अपना व्यक्तित्व तथा अपना अस्तित्व होता है। चीफ की दावत शीर्षक कहानी आज की भौतिकवादी युग की समस्याओं, उलझनों का परिचय देने के साथ साथ बिखरते दो पीढ़ियों के अंतराल तथा मानव मूल्यों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करके संवेदना जताती है। चीफ की दावत की जो भाषा है पात्रानुकूल तथा संवाद छोटे छोटे हैं। व्यंग्यात्मक संवादों का प्रयोग भी साहनी जी की कहानियों में मिलता है। भावनात्मक संवादों का प्रयोग प्रभावशाली है। चीफ की दावत कहानी आधुनिक युग की अति आधुनिकता के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। साथ ही चीफ के माध्यम से यथार्थोन्मुख आदर्श का संदेश देती है। चीफ विदेशी तथा आधुनिक होने के साथ साथ संवेदनशील भी है तथा सामनाथ की माँ का आदर करके वह मानवता का परिचय देता है। इस कहानी में भीष्म साहनी ने उर्दू, फारसी मिश्रित हिंदी तथा अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रभाव पूर्ण प्रयोग किया है। तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा की उत्कृष्टता प्रदान करता है। विभिन्न भाषा के शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। गृहिणी, संचालिका, चिरायु, उज्जवल जैसे तत्समयी, दावत, फुर्सत, सुखी, मुकम्मल, जिंदगानी ये अरबी फारसी है। चीफ, मिस्टर, डिनर, डिजाइन, पुअर ये अंग्रेजी शब्द है आदि। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं देशज शब्दों का भी प्रयोग प्रभावशाली उदाहरण में देखें। टप्पे दो पत्थर, टप्पे दो पत्थर, अनारा दे टिकटिकी, ऐसे लोकगीतों का प्रयोग वातावरण की विश्वसनीयता को दर्शाता है। तथा हरियाणी माय हरियाणी भैरी हरियाणा ते भागी बढ़िया। इस कहानी में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का सटीक प्रयोग भीष्म साहनी जी ने किया, जैसे हाथ झटकना, टांग अड़ाना, नशा, हिरण होना। चीफ की दावत शीर्षक कहानी की शैली वर्णनात्मक है। उसके साथ इसमें भाव और व्यंग्यात्मकता, सांकेतिकता तथा नाटकीयता भी दिखाई देती है। जीवन की कटु यथार्थ को मार्मिकता के साथ साथ भाव को व्यक्त करती है। ये कहानी युग सत्य से जुड़ी हुई होने के साथ साथ युग बोध भी कराती है। बदलते हुए जीवन मूल्यों, अतीत आधुनिकता की वजह से लुप्त होती जा रही है। मानवीय संवेदना की ओर ध्यान आकृष्ट करती हुई ये कहानी नई कहानी का उचित प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद अब अगली कहानी सुनिएगा फरीसर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी हुई। फरीसर नाथ रेणु जी द्वारा जो लिखी हुई कहानी है वो कहानी है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम।
रेणु हिंदी के श्रेष्ठ आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिकता अंचल शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किनारा अथवा सीमा का समीपवर्ती भाग। आंचलिकता अर्थात विशिष्ट भौगोलिक परिवेश, अंचल विशेष के विशिष्ट जीवन, आंचलिक संस्कृति, आंचलिक बोली वाणी। यदि किसी कहानी में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो तो उसे हम आंचलिक कहानी कह सकते हैं। हिंदी में हजारों आंचलिक कहानियां लिखी गई हैं। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम का अपना एक विशेष स्थान है। आंचलिकता ने तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम को विशिष्टता प्रदान की, लेकिन ये कहानी हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसे श्रेष्ठता प्रदान करने वाली चीज है उसकी वस्तु और उस वस्तु का सक्षम, सफल और कलात्मक प्रस्तुतिकरण। कथ्य और शिल्प का अद्भुत सामंजस्य और संतुलन इस कहानी में दिखाई देता है। तीसरी कसम की विषय वस्तु प्रेम है। इस कहानी में प्रेम कहानी भी कहा जा सकता है। जो ये कहानी है इसे प्रेम कहानी भी कहा जा सकता है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं। 40 साल की आयु का हीरामन, जिसकी दुल्हन गौने से पहले ही मर गई, सो एक तरह से अकेला ही है, और मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी की हीराबाई हीरामन गाड़ी हाँकता है तथा हीराबाई अभिनेत्री है। हीरामन हीराबाई को अपनी गाड़ी में फारबिसगंज की मेले तक पहुंचाता है। कुछ रात उसकी नौटंकी देखने जाता है। चंपा नगर से फारबिसगंज लगभग 30 कोस का रास्ता तथा काटने तथा 2-4 दिन नौटंकी देखने के दौरान इसी सहचर्य से दोनों के बीच प्रेम की भावना पैदा हो जाती है और फिर दोनों हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं। इतने कम समय में दोनों के बीच जो भाव पैदा हुआ उसे प्रेम ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। यद्यपि दोनों में से कोई भी पात्र यह बात अपने मुख से नहीं कहता, परंतु प्रेम का जो मार्मिक रूप उनके आपसी संकेतों में व्यक्त होता है वो दुर्लभ है। उनका प्रेम संकेतों में व्यंजित होता है। तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं, व्यंजित हुआ। हीरामन हीराबाई से प्रेम करता है। वो यह इस बात कहानी में बार बार जो है ये बात दृष्टिगोचर होती है। महुआ घटवारिन की कथा सुनाते वक्त उसके मनोभाव में कुहासा छरते ही चादर के टप्पर के ऊपर पर्दा कर देना, रास्ते में मिले अन्य गाड़ी वालों को सही पता नहीं बताना, बार बार झूठ बोलना, बात बदलना, दूसरों की नज़रों से हीराबाई को बचाकर रखने की ये प्रयत्न प्रेम प्रेरित करते। साथ ही हीरामन के इस व्यवहार में सम्मान की भावना भी झलकती, जो उसके प्रेम को उच्च कोटि की श्रेष्ठता प्रदान करती है। हीराबाई के सम्मान पर आँच न आने देने के लिए ही वो नौटंकी देखते वक्त हीराबाई के बारे में हल्की बात करने वालों से उलझ जाता है। उसकी इस भावना को चोट लगती है जब उसे गाड़ी के किराए के साथ इनाम के भी 25 रुपये हीराबाई देती है। वह मानो आसमान से जमीन पर आ गिरता है। हीरामन से विदा लेते वक्त रेलवे स्टेशन पर उसकी थैली लौटाने के साथ साथ जब वह गरम चादर खरीदने के लिए पैसे देना चाहती है तो उसे फिर चोट लगती है और वो पैसे लेने से भरे मन से मना कर देता है। सिर्फ हीरामन ही हीराबाई की तरफ आकर्षित नहीं है, हीराबाई भी उसकी सरलता और निश्चलता के प्रति आकर्षित होती है। इसलिए रेणु लिखते हैं, हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है।
दोनों का ये सहज या आकर्षण प्रेम की भावना में बदलता है। उनका परस्पर आकर्षण एक दूसरे से हास परिहास करते हुए व्यक्त होता है। उदाहरण, कानपुर नागपुर की बात, हीरामन का दिल खोलकर हंसना, लाटनी की बोली की नकल उतारते हुए हीरामन के डेम फैट लाइट करने पर हीरामन से ये जानकर कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए, हीराबाई का हंसते हंसते लोटपोट हो जाना और आग्रह करना, पीजिए गुरुजी। तब हीरामन के पास इस कहानी इस कहने और चाय पी लेने की अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इन प्रसंगों से दोनों के बीच लगाव दिखाई देता है। अंत में रेलवे स्टेशन पर हीरामन से विदा लेते हुए जब हीराबाई कहती है, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। ये कहते हुए उसका गला भर आता है। यहाँ आकर अभूतपूर्व रूप से प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, जो अंत में दोनों की लाचारी बन जाती है और वे एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। मनुष्य को संसार का अनुभव अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है। साहित्य में भी इंद्रिय बोध का विशेष महत्व है। रेणु ने अपनी इस कहानी में इंद्रिय बोधों को बेहद सुंदर ढंग से भाषाबद्ध किया है। उदाहरण, पेट में गुदगुदी होना, बातचीत होते करते हुए देह का सिरसिराने लगना, उतराई पर गाड़ी नीचे उतरते वक्त हीराबाई का हीरामन के कंधे पर हाथ रख देने पर बहुत दिनों तक हीरामन द्वारा उस स्पर्श को महसूस करना, हीराबाई द्वारा हीरामन को उसकी थैली सौंपने पर उसकी गर्माहट को महसूस करना। स्पर्श के साथ ही रेणु ने गंध के इंद्रिय बोध का भी चित्रण किया। जैसे गाड़ी में चंपा का फूल महक उठना, देह के इंद्रिय बोध का भी चित्रण किया। जैसे गाड़ी में चंपा का फूल महक उठना, देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलना आदि। तीसरी कसम का तीसरा इंद्रिय बोधक है शब्द। जैसे मधुर गंध आकर्षित करती है, वैसे ही मधुर ध्वनि तथा मधुर शब्द भी आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, बैलों को दुआली मारने पर हीराबाई का बोल उठना, आहा मारो मत। हीरामन की दृष्टि से फैनु गिलासी बोली है। स्पर्श गंध शब्द के बाद दृश्य यानी रूप इस कहानी का चौथा इंद्रियबोध है। परी जैसी रूपती हीराबाई को सामने देख हीरामन अभिभूत हो जाता। उसके चले जाने पर वो सोचता, महसूस करता है, दुनिया ही खाली हो गई मानो। कहानी के अंत में पहली और दूसरी दो कसमों की तरह पहली कसम कंपनी की औरत की लदनी, चोरी का माल नहीं लादने का, दूसरी कसम बांस नहीं लादने का और तीसरी कसम बिना किसी हिचकिचाहट की नहीं खा पाता। यह उसकी प्रेम की स्वीकृति की अभिव्यक्ति है। तीसरी कसम पूरी तरह से भावनात्मक प्रेम कहानी है। इस कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु ने देहात के निश्चल जीवन का अच्छा वर्णन किया है। ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों के क्षणिक आवेश का, अबोधता का, अपनी ही दुनिया में मगन रहने का यथार्थ चित्रण किया। भावनात्मक प्रेम इस कहानी की आत्मा बन गई है। तीसरी कसम की भाषा सरल है, सरस है, मुहावरेदार है और लोक बोली के शब्दों से उत्प्रोत है। उदाहरण देखिए, भचर भचर डोलना, फेन गिलासी आवाज, डैम लैट फैट, बृहद भुवन, उपलेन, चाह, अजगुत, अजगुत, बलाय, ऐसे आदि शब्द। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में आंचलिकता का बोध होता है। कहानी का तथ्य यानी कि प्रेम जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए ये कहानी पाठकों पर एक अच्छी छाप छोड़ती है। इसके बाद अब अगली कहानी सुनिएगा। लेखक कमलेश्वर जी जो है, पुनः सुनिए, कमलेश्वर, इनके द्वारा जो लिखी हुई कहानी है राजा निर्बंसिया। तो चलिए इसका सारांश सुनिए।
कमलेश्वर द्वारा विरचित राजा निर्वंशिया कहानी के शिल्प में नवीनता उत्पन्न करती है। लोक कथा की पृष्ठभूमि पर आधुनिक युग की निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी लिखी गई है। इस कहानी में दो कथाएं एक साथ साथ चलती हैं। दोनों कहानियों के पात्र, उनका परिवेश सभी एक दूसरे से अलग है। दोनों दो अलग अलग युग की कथाएं इस कहानी में एक साथ चलती। ये लेखक के द्वारा किया गया एक नए प्रकार का प्रयोग है, पर इससे कहानी की गति तथा उसके प्रवाह में कहीं भी बाधा नहीं उत्पन्न होती है। अपितु ये शैली मूल कथा की संवेदनशीलता को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती, जैसे दो समान धारा एक दूसरे को सहज रूप से ही मजबूती प्रदान कर रही हो। मूल कथा में जैसे ही भावनाओं का ज्वार उत्पन्न होता है, से धर्मी लोक कथा मानो प्रकट होकर उनमें संतुलन पैदा कर देती है। भावनाएं और अधिक मुखर होकर पाठकों के मन को छू जाती है तथा लोक कथा का छूटा हुआ सूत्र भी अनायास पाठक की पकड़ में आ जाता है। कहानी की शैली में जिस अतीत की लोक कथा का वर्णन कहानी में किया गया, वो अपने अतीत के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम है। साथ ही साथ वर्तमान में अपने आप को आधुनिक कहे जाने वाली सभ्य समाज के अंदर की संकीर्णता भी खुलकर हमारे सामने आ जाती है। आज का निम्न मध्य वर्गीय या मध्यवर्गीय युवक सारा सच जानने के बावजूद समाज के ढेर सारे भय, स्वयं अपनी कमजोरी तथा मजबूरी की वजह से अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाता। पर लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा ने लोक की तथा समाज की परवाह न करके अपनी रानी को सम्मान स्वीकार किया था। आज का ये प्रगतिशील तथा आधुनिक समाज न नारी को वो स्थान देता है जिसे स्त्री अपनी सच्चाई और पवित्रता साबित कर सके, न ही स्त्री अपनी शक्ति का सही उपयोग कर पाती है। जबकि शताब्दियों पहले का समाज स्त्री की पवित्रता तथा उसकी सच्चाई को मानता था तथा स्त्री अपने तेज तथा अपने चरित्र की उज्ज्वलता से अपनी रक्षा करने में सक्षम थी। इस कहानी में जगतपति, जो कि एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का युवक है, तथा राजा की कहानी एक साथ चलती है। राजा और रानी दोनों में आपसी प्रेम है। वे सुख और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन जीते हैं, लेकिन औलाद की सुख से वंचित है। एक दिन सड़क पर झाड़ू लगाने वाली महिला स्वयं के निर्वंशिया होने की वजह से ताने सुनकर राजा आहत होकर महल को छोड़कर चला जाता है। अंतरात्मा की आवाज से प्रेरित होकर रानी भी वेश बदलकर उसी सराय में जाकर राजा के साथ रहती है। रानी के महल में लौट आने के बाद राजा भी दूसरे देश की ओर चला जाता है। कई वर्ष बाद राजा जब परदेश से बहुत सा धन कमाकर अपने देश लौटता है, तो अपने दोनों बच्चों से उनका साक्षात्कार होता, परंतु पहले उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। वो रानी पर विश्वास नहीं कर पाता, परंतु रानी अपने सतीत्व शक्ति से राजा को विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है। राजा अपनी गलती स्वीकार कर रानी से माफ़ी मांग लेता है तथा ससम्मान रानी को स्वीकार कर लेता। मूल कथा का मुख्य पात्र जगतपति भी अपनी पत्नी चंदा के साथ सुख से रहता, लेकिन निसंतान होने का दुख उसे भीतर ही भीतर सताता रहता है। चंदा अपनी नीयत से एक तरह से समझौता कर लेती है। इस बीच दुर्घटनावश जगतपति घायल हो जाता तथा उसी अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता। उसकी देखभाल के लिए चंदा को भी वहीं रुकना पड़ता है। अस्पताल का कंपाउंडर
इस संकट के समय चंदा तथा जगतपति की मदद भी करता है। जगतपति के मन में संदेह का बीज पैदा हो जाता है। चंदा उसके मन में इस भाव को भाग जाती है, लेकिन उसके मन में जो ये बोझ उतारने का प्रयास भी करती है। अपने हाथ के कड़े बेच देने का सहज सा झूठ बोल देती है, जो कि जगतपति के स्वस्थ होने के लिए जरूरी था। स्वस्थ होकर घर लौट आने के बाद चंदा का वह झूठ जगतपति के सामने खुल जाता और उसका अहम तथा पौरुष दोनों चोट खा जाते। उसके बाद परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। न चाहते हुए भी बच्चन सिंह कंपाउंडर से वह मदद लेने को बाध्य हो जाता। उसका जगतपति के घर आना जाना बढ़ जाता। उसकी मदद से वो लकड़ी का व्यापार शुरू करता और विवाह के कई वर्षों बाद चंदा गर्भवती हो जाती है। समाज व रिश्तेदारों के ताने उलझाने लगते हैं और उन सभी के उलाहने सुन सुनकर वो चंदा पर विश्वास नहीं कर पाता तथा उसके दुर्व्यवहार कर बैठता, यानी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है और चंदा घर छोड़कर चली जाती है। चंदा के पुत्र पैदा होने तथा उसकी होने वाली दूसरी शादी की खबर सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, परंतु वो राजा की तरह चंदा को समाज तथा रिश्तेदारों के सामने स्वीकार नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता। कमलेश्वर स्वयं कहानी के अंत में लिखते हैं कि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगतपति राजा नहीं बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। दोनों कथाओं की परिधि में अंतर है। ये अंतर दो युगों का होने के साथ साथ दो वर्गों का भी है। तीसरा अंतर कल्पना और यथार्थ का है। लोक कथा में कल्पना का समावेश है तथा मूल कथा में यथार्थ का। लोक कथा को हम आदर्शवादी कथा कह सकते हैं तथा मूल कथा को यथार्थवादी कह सकते हैं। कहानी की ये नई शैली कहानी में अनेक अर्थों और व्याख्यानों की संभावना भर देती है। दो युगों में एक ही परिस्थिति का मानवीय सत्य युग के प्रभाव से अलग हो सकता है। कहानी की भाषा सहज और बोधगम्य है। लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है जो कहानी में स्वाभाविक रूप से झलकता है, जैसे निर्वंशिया है, चौका, गौरे, झाड़ू, पंजा आदि। नवीन शैली में लिखी इस कहानी में कमलेश्वर ने सौंदर्य की परंपरागत प्रचलित उपमानों का भी प्रयोग किया है, जैसे लक्ष्मी सी रानी, चंद्रमा सी सुंदर बच्ची जैसे। और सरल एवं प्रवाहपूर्ण भाषा में लिखी गई ये कहानी आधुनिक समाज की मानसिक संकीर्णता को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने रखती है। समाज व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। उसकी अच्छी बुरी बातों का प्रभाव मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। ये बात कहानी में एक नए सिरे से प्रमाणित हो जाती है। इसके बाद अब आप अगली कहानी सुनिएगा उषा प्रियमवदा की। उषा प्रियमवदा की कहानी है कौन सी? वापसी। तो वापसी कहानी के बारे में सुनिए। उषा प्रेमवदा नई कहानी की महत्वपूर्ण कहानीकार मानी जाती है। नई कहानी में बेरोजगारी का दंश है, आदमी की त्रासदी, अकेलेपन का बोध, उदासीनता, भ्रष्टाचार जैसे अनेक प्रकार की विसंगतियों और विद्रूपताओं से भरा हुआ संसारी मुख्य कथ्य है। नई कहानी अपने भीतर जीवन की वास्तविकताओं को समेटे हुए है। नई कहानी केवल सत्य विचार और आइडियल को लेकर परंपरागत तरीके से नहीं चलती। उपेक्षित परे पात्रों को कहानी का केंद्र मानकर आसपास के सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य। एक तरह से देखा जाए तो ये कहानी हिंदी कहानी का विस्तार वापसी कहानी में परिवार से उपेक्षित परे बुजुर्ग के माध्यम से उषा प्रेमवदा ने उनकी उपस्थिति, उनकी स्थिति तथा उनकी अकेलेपन का बहुत अच्छा सा चित्रण किया। वापसी कहानी में दो पीढ़ियों का संघर्ष उभर कर सामने आता है। उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी में व्यस्त जिंदगी का अजनबीपन पूर्ण रूप से दिखाई देता है।
इस कहानी के माध्यम से उन्होंने महानगरी व्यस्तता का उद्घाटन किया है और जिसमें सारी संवेदनाएं भौतिकवादी जिंदगी के सामने समाप्त हो जाती हैं। रिटायर्ड गजाधर बाबू जब घर लौट कर आते हैं तो उन्हें अपने पूरे परिवार से उपेक्षा ही मिलती है। भरा पूरा परिवार होते भी वे स्वयं को अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं। परिवार में रिटायर्ड गजाधर बाबू की उपेक्षा उनके बेटे बहू बेटी तथा पत्नी के द्वारा भी होती है। व्यवस्थित घर में उनकी उपस्थिति का एहसास सबको बहुत ही सहज एवं कष्टप्रद लगता है। अपनी तरफ से वे परिवार से सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते। अति आधुनिकता से अपने परिवार की संस्कृति से बचने के प्रयास में भी हास्यास्पद बनकर रह जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि परिवार के लिए उनका महत्व सिर्फ उनकी उपेक्षाएं पूरी करने तक सीमित है। इससे अधिक और कोई उनकी आवश्यकता को महसूस नहीं करता। उनके लिए घर में रहने के लिए उचित स्थान तक का अभाव है। इसीलिए उनकी चारपाई बैठक से उठाकर स्टोर में डाल दी जाती है। अन्यथा वे कोई अन्य कार्य स्वीकार कर घर से बाहर किसी अन्य जगह रहने का निर्णय ले लेते हैं। पूरा परिवार इसे सहज रूप से ही नहीं लेता, अपितु उनके इस कदम से उन्हें एक तरह से खुशी होती है। उनकी मना स्थिति से अनजान पूरा परिवार फिर से अपने धैर्य पर चलने लगता है। उनकी पुनः नौकरी पा जाने से ही सभी मानो राहत के सांस लेते। गजाधर बाबू के लिए पुनः नौकरी पर वापस चले जाना, परिवार में रहने पर भी अकेलेपन से भागने का एक एक जो माध्यम बन जाता है, जिस अकेलेपन से बचने के लिए भी रिटायर होने के बाद खुशी खुशी उस परिवार में वापस आते, दोबारा उसी अकेलेपन में वापस जाने के लिए लाचार हो जाते। कुछ आलोचकों ने वापसी पर विदेशी थीम होने का ठप्पा भी लगाया, जिसे उषा प्रेमदा भारतीय परिवेश के साथ साथ उन्होंने तालमेल बिठाने का प्रयास किया। लेकिन ये कहानी मात्र विदेशी थीम पर आधारित नहीं बल्कि ये भारतीय परिवेश की त्रासदी को भी उजागर करती। ये कहानी परंपरागत भारतीय हिंदी कहानी से हटकर है, इसीलिए इसे नई कहानी का दर्जा भी दिया गया। उषा प्रेमदा की कहानियों में जैसे नई कहानी की सभी विशेषताएं मिलती है, वापसी में तो नई कहानी का कथ्य जो मौजूद है परिवार के बुजुर्गों की अकेलेपन की समस्या, जिसे समाज का एक बहुत अच्छा वर्ग विकसित जो है, यानी कि जो महत्वपूर्ण वर्ग विकसित है, सामाजिक एवं पारिवारिक दो विसंगतियाँ जो हैं, जिन्हें बुजुर्गों का एक वर्ग झेलने को मजबूर है। अकेलेपन की निसंगता, उसको पीड़ा और अंत में उसका जो परिणाम इस कहानी में खुलकर सामने आता। इस प्रकार वापसी कथ्य की दृष्टि से उषा प्रेमदा की श्रेष्ठ कहानियों में से एक होने के साथ साथ कहानी शिल्प की भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। कहानीकार के अंतस में बैठा वर्ग संघर्ष जीवन की यथार्थ परिवेश में प्रस्तुत किया गया। अवकाश प्राप्त पीढ़ी की मूक व्यथा को मुखर करना इस कहानी का मुख्य विशेष प्रतिपाद्य है। वृद्ध पीढ़ी की समस्या को प्रस्तुत करने वाली एक कहानी प्रत्येक सहृदय की हक तंत्री को जागृत कर देती है। हर वृद्ध इसको पढ़कर प्रकंपित होता है। इसके अलावा इस कहानी में भावाभिव्यक्ति एवं चरित्र चिंतांकन की पूरी क्षमता है। सर्वत्र बोधगम्यता है, भाषा मुहावरेदार है, सरल एवं सहज है। तत्सम तद्भव उर्दू अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का सहजता से जो है प्रयोग किया गया है और भाषा प्रवाहपूर्ण है। उषा प्रेमदा की ये जो कहानी है हिंदी साहित्य को नया विस्तार देने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके बाद अब अगली कहानी सुनिएगा मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी हुई त्रिशंकु। मन्नू भंडारी द्वारा जो लिखी हुई है वो कहानी है त्रिशंकु। मन्नू भंडारी के त्रिशंकु स्वतंत्रता के पश्चात उच्च मध्यवर्ग की
परिवार व्यवस्था एवं संबंधों में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित करने वाली कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मन्नू जी ने जहाँ एक और दो पीढ़ियों के द्वंद्व को उभारा, वही समाज में बौद्धिकता की आवरण में लिप्त वर्ग के विचारों में व्यक्त भावनाओं से व्याप्त कथनी कहानी के अंतर को उभारने में सफलता प्राप्त की। नायिका तनु के माता पिता आधुनिक विचारों के होने पर भी तनु एवं शेखर के संबंधों को लेकर उदार नहीं हो पाते। हालांकि मम्मी का एक बेटी के साथ मित्रवत व्यवहार दो पीढ़ियों के अंतराल को पाटने वाला दिखाई पड़ता, लेकिन प्रेम विवाह, खुले सेक्स और मुक्ता आदि पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले बुद्धिजीवियों लोग जिसे प्रभावित होना और सामाजिक रूढ़ियों एवं बंधन के प्रति नतमस्तक हो जाना परिणामतः उनकी व्यक्तिगत सोच और सामाजिक प्रभाव उन्हें त्रिशंकु की स्थिति में खड़ा कर देता है। तनु की मम्मी भी मोहल्ले में रहने आए लड़कों द्वारा तनु पर छींटाकशी करने पर आगे बढ़कर उन्हें घर बुलाकर तनु से दोस्ती का अवसर देती और स्वयं भी उनके साथ वैचारिक आदान प्रदान करके प्रफुल्लित हो जाती। लेकिन शेखर एवं तनु के मंद विकसित होते व्यक्तिगत संबंधों ने सामाजिक विचारों के सापेक्ष विचलित करते हैं। एक ओर बेटी की भावनाओं एवं दूसरी ओर सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर वो द्वंद्व में दिखाई पड़ती है और उनकी स्थिति त्रिशंकु की भांति हो जाती है। सच तो यह है कि मन्नू जी ने इस कहानी में प्रेम विवाह, आधुनिकता और संपूर्ण मूल्य दृष्टि को लेकर भारतीय परंपरा एवं आधुनिक बौद्धिक स्वातंत्र के द्वंद्व को भरा, साथ ही पुरानी और नवीन पीढ़ी के वैचारिक भेद को व्यक्त किया। चूँकि नई पीढ़ी के सामने पुरानी पीढ़ी की जो हस्तक्षेप की गुंजाइश कम रह जाती है, जिससे अंतर्विरोध बढ़ता है। तनु की मम्मी स्वयं प्रेम विवाह करने एवं प्रेम के लिए अपने पिता से संघर्ष करने के बाद भी तनु के प्रति संवेदनात्मक रूप से अंतर्द्वंद में रहती है। क्योंकि वह स्वयं प्रगतिशील थी, अतः वह स्वयं तनु के मित्रों को घर बुलाती है। तनु और शेखर के मधुर संबंधों की अनदेखी करती है, किंतु समाज एवं बेटी के भविष्य से शोकाग्रस्त होने पर उनके मन में व्याप्त पिता का साया उन्हें उदार नहीं होने देता। परिणामतः त्रिशंकु की स्थिति बनी रहती है। कुल मिलाकर इस कहानी में लेखिका ने मम्मी और तनु के गहरे द्वंद्व के द्वारा स्पष्ट किया कि समकालीन जीवन मूल्य दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद में संक्रमित होकर किस तरह व्यक्ति की मानसिकता को संक्रमित करता है। त्रिशंकु कहानी में आधुनिकता की उद्दाम लालसा और परंपरागत संबंधों की जकड़न दिखाई पड़ती है। इस पूरे द्वंद्व में नारी स्वाधीनता की एक मूल्य दृष्टि भी निहित है और लेखिका ने नारी की विभिन्न भावनाओं के विविध पहलुओं को गहराई के साथ देखा, उसे यथार्थ की धरातल पर साहस और तटस्थता के साथ प्रस्तुत किया है और जो इसकी भाषा है वो सहज है, सरल है और व्यंग्यात्मकपूर्ण है। ये बात अब यहीं तक पूर्ण होती है। अब जो है अगले वीडियो में इन सभी पाठों से यानी इन सभी कहानियों से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बराबर लगातार आते हैं, वो सभी प्रश्न यानी उनके उत्तर आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कहानी के सारांशों और उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे अंकों से अवश्य विजयी होंगे।